नमस्कार। आज की बातचीत में हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब की समीक्षा में जिसके बारे में शायद सबने ही सुना होगा, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये नाम तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो ये किताब क्यों इतनी चर्चा में रहती है, क्यों इसे कुछ लोग मानते हैं कि इसने पैसों को लेकर उनकी सोच बदल दी, इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे उस समीक्षा के जरिए जो हमारे पास है। अच्छा। हमारे हाथ लगी है इस किताब की एक काफी कह सकते हैं विस्तृत समीक्षा। ये समीक्षा ना सिर्फ किताब के जो मेन आइडियाज हैं उनको सामने रखती है, हाँ। बल्कि इसकी ताकत और कमजोरियों का भी गहराई से विश्लेषण करती है। ओके, तो पूरा एक एनालिसिस है। हाँ, तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद साफ है, इस समीक्षा के लेंस से ये समझना कि भाई रिच डैड पुअर डैड असल में सिखाती क्या है। समीक्षा के हिसाब से इसकी कौन सी बातें सबसे ज्यादा असरदार हैं और कौन सी बातों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ठीक है। खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी माली हालत सुधारना चाहते हैं। ये जानना अहम है कि क्या ये किताब वाकई उनके सफर की सही शुरुआत है, जैसा कि अक्सर दावा किया जाता है। हाँ, क्योंकि कई लोग यहीं से शुरू करते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी। बिल्कुल। तो ये समीक्षा का विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करेगा कि इस किताब से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या सीखने को मिलेगा और इसकी सीमाएं क्या हैं। सही। शुरुआत में ये विचार कि दो अलग अलग पिताओं की पैसे को लेकर सोच वो किसी के भविष्य को कैसे बना या बिगाड़ सकती है, ये काफी दिलचस्प लगता है ना। हाँ, ये हुक तो है किताब का। तो चलिए इस समीक्षा की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। चलिए। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, समीक्षा बताती है कि कहानी के सेंटर में दो बिल्कुल अलग फाइनेंशियल सोच रखने वाले किरदार हैं। एक तरफ है पुअर डैड, जो लेखक के अपने पिता हैं, पढ़े लिखे, मेहनती, सरकारी नौकरी वाले जी, और जिनका पूरा जोर अच्छी शिक्षा, कड़ी मेहनत और नौकरी की सुरक्षा पर है। ट्रेडिशनल सोच कह सकते हैं। हाँ, जो हम ज्यादातर सुनते आए हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जो स्कूल तो ज्यादा नहीं गए लेकिन एक कामयाब कारोबारी और निवेशक हैं। अच्छा। उनका फलसफा एकदम अलग है। भाई फाइनेंशियल समझदारी सीखो, अपना बिजनेस खड़ा करो, निवेश करो और पैसे से पैसा बनाओ। और यहीं पर समीक्षा एक गहरी बात पकड़ती है। वो कहती है कि ये सिर्फ दो अलग अलग सलाहें नहीं है। तो क्या है फिर? ये दो बिल्कुल जुदा मानसिकताएं हैं, माइंडसेट्स हैं। समीक्षा के मुताबिक पुअर डैड का रास्ता सेफ्टी और स्टेबिलिटी का है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, खर्चे संभालो, रिटायर हो जाओ। कम रिस्क वाला रास्ता। हाँ, पर इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ की गुंजाइश भी लिमिटेड है। वहीं रिच डैड का रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन का। मतलब दौलत बनाना। बिल्कुल, जिसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना और लगातार सीखते रहना शामिल है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब यहीं से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? कि क्या हमारे स्कूल हमें पैसे की असल दुनिया के लिए तैयार करते हैं? क्या वो हमें सिर्फ नौकरियां करने के लिए तैयार करते हैं, मालिक बनने के लिए नहीं? समीक्षा के नजरिए से किताब की सबसे बड़ी ताकत शायद इसी बुनियादी बहस को छेड़ना है। बिल्कुल सही कहा। और इसी बुनियाद पर खड़ा है किताब का पहला और शायद सबसे मशहूर सबक, जिस पर समीक्षा काफी विस्तार से बात करती है। संपत्ति, एसेट्स बनाम देनदारियां, लायबिलिटीज का फर्क समझना। हाँ, ये तो क्लासिक है इस किताब का। समीक्षा के अनुसार कियोसाकी इस फर्क को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। हाँ। और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। हाँ, और समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि कियोसाकी की कामयाबी का एक बड़ा राज इसी सरल क्लासिफिकेशन को पॉपुलर बनाना है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था। हाँ। पर जिस तरह कियोसाकी ने इसे पेश किया, उसने लाखों लोगों के लिए फाइनेंशियल सोच का दरवाजा खोल दिया। समीक्षा बताती है कि किताब के मुताबिक अमीर लोग लगातार आय देने वाली संपत्ति जमा करते हैं, जैसे किराए पर चढ़ाई प्रॉपर्टी, हाँ। या डिविडेंड देने वाले शेयर, या मुनाफा कमाने वाले बिजनेस वगैरह। वहीं आम मध्यम वर्गीय या गरीब लोग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं, जिन्हें वो भूल से संपत्ति मान बैठते हैं। बिल्कुल। समीक्षा शायद उदाहरण देती होगी, जैसे एक बड़ा महंगा घर जिसके लिए भारी लोन लिया गया हो और जिसका रखरखाव भी महंगा हो। हाँ, या एक चमचमाती नई कार। सही, जिसकी कीमत शोरूम से निकलते ही गिरने लगती है और जिसके इंश्योरेंस, पेट्रोल, मरम्मत पर लगातार पैसा खर्च होता रहता है। सही बात है। समीक्षा के अनुसार ये वो आहा मोमेंट है जो किताब कई पाठकों को देती है, जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी तथाकथित संपत्ति असल में उनकी कमाई को चूस रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है।
अच्छा, दूसरा अहम सबक जिसका आपने पहले भी जिक्र किया वो है वित्तीय शिक्षा का महत्व। हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है कि किताब बार बार कहती है कि स्कूल हमें इतिहास भूगोल तो पढ़ाते हैं पर पैसे का मैनेजमेंट नहीं सिखाते। बिल्कुल। समीक्षा इस बात को उजागर करती है कि किताब के अनुसार असली दौलत बनाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। क्या मतलब, किस तरह का नॉलेज? इसमें अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब की समझ, इन्वेस्टमेंट के तरीके, मार्केट कैसे काम करता है और टैक्स के नियम जैसी चीजें शामिल हैं। अगर हम इसे समीक्षा के बड़े नजरिए से जोड़ें तो ये साफ होता है कि क्यों ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी अक्सर पैसों की तंगी से जूझते हैं। हाँ, ये देखा जाता है। समीक्षा बताती है कि किताब के मुताबिक उनमें एकेडमिक ज्ञान तो होता है पर पैसे को संभालने और बढ़ाने का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता। उन्हें शायद ये सिखाया ही नहीं गया कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे अपने लिए इनकम के नए सोर्स बनाएं या कर्ज के जाल से कैसे बचें। समीक्षा के अनुसार किताब इसी फाइनेंशियल इलिटरेसी को गरीबी और मिडिल क्लास स्ट्रगल का एक बड़ा कारण मानती है। और यहीं पर समीक्षा एक और दिलचस्प मोड़ पर आती है, जो है किताब का तीसरा सबक। पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। ये सुनने में थोड़ा क्रांतिकारी लग सकता है ना? हाँ, और समीक्षा इसे किताब के सबसे प्रेरणादायक विचारों में से एक मानती है। इसका मतलब है सिर्फ अपनी मेहनत और समय बेचकर तनख्वाह कमाने की बजाय ऐसे सिस्टम या इन्वेस्टमेंट बनाने पर ध्यान देना जो आपके लिए निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम पैदा करें। पैसिव इनकम मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार हर रोज खटना ना पड़े, जैसे किसी प्रॉपर्टी से आने वाला किराया, किताबों या ऑनलाइन कोर्स से मिलने वाली रॉयल्टी या शेयर बाजार में किए गए निवेश से मिलने वाला मुनाफा। अच्छा। समीक्षा बताती है कि ये विचार पारंपरिक नौकरी करो सुरक्षित रहो वाली सोच को सीधी चुनौती देता है। किताब कहती है और समीक्षा इस पर ध्यान दिलाती है कि असली फाइनेंशियल आज़ादी तब मिलती है जब आपका पैसा आपके सोते हुए भी आपके लिए कमा रहा हो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन समीक्षा शायद इस बात पर भी इशारा करती होगी कि ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। अच्छा। इसके लिए शुरुआती पूंजी, ज्ञान और धैर्य की जरूरत होती है, जिसके बारे में किताब शायद ज्यादा डिटेल में नहीं बताती। सही बात है। अगला चौथा सबक उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और जोखिम लेने से जुड़ा है। समीक्षा बताती है कि किताब का तर्क है कि सिर्फ नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर रहना आपके वित्तीय विकास को सीमित कर सकता है। हाँ, समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि नौकरी में आपकी कमाई की एक लिमिट होती है जो आपका बॉस तय करता है और आप हमेशा नौकरी जाने के डर में जी सकते हैं। फाइनेंशियल आज़ादी पाने के लिए कियोसाकी के हवाले से समीक्षा कहती है आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे कि चाहे वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना हो, रियल एस्टेट में निवेश करना हो या स्टॉक मार्केट में उतरना हो। लेकिन इसमें तो खतरा भी है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षा एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है या शायद किताब की आलोचना करती है। क्या? कि हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं। जो एक व्यक्ति के लिए सोचा समझा जोखिम है, वो दूसरे के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। ये तो है। समीक्षा शायद इस बात पर उंगली रखती है कि किताब जोखिम लेने को थोड़ा ज्यादा ग्लोरीफाई करती है, बिना उसके नेगेटिव नतीजों पर पर्याप्त ध्यान दिए। तो ये सलाह कितनी यूनिवर्सल है, इस पर समीक्षा सवाल खड़े करती है। ये जरूरी पॉइंट है। और पांचवा प्रमुख सबक जो शायद इन सब का निचोड़ है, वो है माइंडसेट में बदलाव। हाँ, माइंडसेट इज एवरीथिंग जैसा कहते हैं। समीक्षा इस पर खास ध्यान देती है कि किताब कहती है जब आप कोई महंगी चीज देखते हैं तो ये कहने के बजाय कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये पूछें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार ये छोटा सा भाषाई बदलाव सोच का पूरा नजरिया बदल देता है। पहला वाक्य एक बंद दरवाजा है जो पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देता है। सही। दूसरा वाक्य एक खुला दरवाजा है जो आपके दिमाग को सोल्यूशन खोजने, क्रिएटिव बनने और रास्ते तलाशने के लिए इंस्पायर करता है। अच्छा। समीक्षा इस बात पर प्रकाश डालती है कि किताब फाइनेंशियल चैलेंजेस को प्रॉब्लम्स के बजाय अवसरों के रूप में देखने पर जोर देती है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो आपको नए आइडियाज सोचने और कमाई के नए तरीके ढूंढने में मदद कर सकता है।
समीक्षा मानती है कि मानसिकता में ये बदलाव लाना शायद किताब का सबसे टिकाऊ प्रभाव हो सकता है। तो ये तो हुए वो मुख्य सबक जिन पर समीक्षा रोशनी डालती है। अब बात करते हैं कि समीक्षा के अनुसार इस किताब की खूबियां और कमियां क्या हैं। पहले खूबियों की बात करें। हाँ, तो समीक्षा सबसे पहले किताब की सरल और आकर्षक कहानी कहने की शैली की तारीफ करती है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। समीक्षा मानती है कि कियोसाकी ने मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को दो पिताओं की कहानी के जरिए इतने रोचक और आसान तरीके से पेश किया है कि कोई भी, मतलब जिसे पहले फाइनेंस की बिल्कुल समझ ना हो, वो भी इसे आसानी से समझ सकता है और उससे जुड़ सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये इसे खासकर नौसिखियों के लिए बहुत एक्सेसिबल बनाती है। दूसरी खूबी जो समीक्षा उजागर करती है वो है पाठकों को पैसे और अमीरी के बारे में अपनी पुरानी सीमित सोच पर सवाल उठाने और उसे बदलने के लिए जबरदस्त क्षमता। बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक ये किताब कई लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह काम करती है। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो सच में अपने आर्थिक जिंदगी से खुश हैं? क्या वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए कमा रहे हैं या वाकई में आर्थिक आजादी की ओर बढ़ रहे हैं? ये मोटिवेशनल पहलू समीक्षा के अनुसार किताब की बड़ी ताकत है। और तीसरी खूबी, समीक्षा कहती है कि ये पर्सनल फाइनेंस में दिलचस्पी लेने वालों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। हाँ, ये बेसिक बातें समझाती है और लोगों को इस विषय में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक बनाती है। निश्चित रूप से। समीक्षा ये भी मानती है कि किताब का मैसेज काफी हद तक यूनिवर्सल है और अलग-अलग बैकग्राउंड के लोगों को अपील करता है। ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, कमियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा किताब की कुछ अहम कमियों की ओर भी इशारा करती है। सबसे बड़ी कमी क्या बताई गई है समीक्षा में? समीक्षा के अनुसार सबसे बड़ी कमी ये है कि किताब क्यों करें, वाई टू पर ज्यादा जोर देती है, लेकिन कैसे करें, हाउ टू पर बहुत कम। अच्छा, मतलब मोटिवेशन ज्यादा, प्रैक्टिकल स्टेप्स कम। एग्जैक्टली। यानी ये आपको अमीर बनने के लिए प्रेरित तो करती है, माइंडसेट बदलने की बात तो करती है, एसेट बनाने को तो कहती है, लेकिन ये नहीं बताती कि ये सब असल में किया कैसे जाए। कौन सी संपत्ति खरीदें, कहाँ इन्वेस्ट करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, इन सवालों के प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप जवाब किताब में नहीं मिलते। समीक्षा इसे प्रेरणादायक तो मानती है पर एक एक्शन प्लान या गाइड बुक नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और कोई कमी? हाँ, समीक्षा ये भी कहती है कि किताब में कुछ बातें बार बार दोहराई गई हैं जिससे ये थोड़ी लंबी खिंचती हुई महसूस हो सकती है। अच्छा, रेपिटेटिव है थोड़ी। हाँ, साथ ही जैसा हमने पहले भी बात की, कुछ सलाहें थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी या ओवर सिंप्लीफाइड लगती हैं, खासकर रिस्क लेने वाली बात, जिसे बिना पर्याप्त संदर्भ या सावधानी के पेश किया गया है। समीक्षा का मानना है कि ये सुझाव हर किसी की आर्थिक हकीकत या जोखिम सहने की क्षमता के मुताबिक नहीं हो सकते। इसलिए समीक्षा का निष्कर्ष है कि ये किताब प्रेरणा के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ इसी के भरोसे बैठकर ठोस फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए आपको और ज्यादा रिसर्च और ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान वाले स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ये एक चिंगारी की तरह है जो आग तो लगा सकती है, पर उस आग को जलाए रखने के लिए और लकड़ियों की जरूरत होगी। तो कुल मिलाके समीक्षा के विश्लेषण के आधार पर ये किताब आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? कौन पढ़े इसे? समीक्षा साफ तौर पर कहती है कि ये किताब मुख्य रूप से उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, बिगनर्स के लिए। अच्छा, ये छात्रों, युवा पेशेवरों या ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो पहली बार पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो महीने दर महीने की तनख्वाह पर निर्भरता से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहते हैं। राइट। साथ ही जो लोग उद्यमिता, निवेश या निष्क्रिय आय जैसी चीजों के बारे में सिर्फ उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं कि भाई ये सब क्या होता है, उनके लिए भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और समीक्षा का अंतिम फैसला क्या है? क्या वो इसे पढ़ने की सिफारिश करती है, मतलब ओवरऑल वर्डिक्ट? हाँ, समीक्षा का अंतिम निर्णय काफी पॉजिटिव लेकिन बैलेंस्ड है। वो कहती हैं कि रिच डैड पुअर डैड एक कैसे करें गाइड नहीं बल्कि एक क्यों करें गाइड है। क्यों करेंगे? हाँ, इसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये पैसे, नौकरी और दौलत बनाने के बारे में आपकी पुरानी सोच को चैलेंज करती है और बदल सकती है। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने से परिचित कराती है और आपको उस दिशा में और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो रेटिंग क्या दी है समीक्षा ने? समीक्षा इसे 10 में से 8 की रेटिंग देती है। अच्छा, 8 आउट ऑफ 10। हाँ, जो दिखाता है कि प्रेरणा और मानसिकता बदलने के लिहाज से ये बहुत प्रभावी है।
लेकिन साथ ही वो ये चेतावनी भी देती है कि प्रैक्टिकल ज्ञान और ठोस रणनीतियों के लिए पाठकों को इस किताब से आगे बढ़कर दूसरे संसाधनों की तलाश करनी होगी। मतलब ये एक स्टार्ट है, एंड नहीं। बिल्कुल, ये सफर का पहला कदम हो सकती है, मंजिल नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? इस समीक्षा के विश्लेषण से हमने क्या समझा? संक्षेप में, रिच डैड पुअर डैड पर आधारित यह समीक्षा हमें यही दिखाती है कि किताब का असली जोर पैसे और दौलत बनाने के प्रति हमारी मानसिकता को बदलने पर है। हाँ, माइंडसेट शिफ्ट। ये हमें पारंपरिक रास्तों जैसे सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी पर टिके रहने पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है। यह हमें फाइनेंशियल रूप से लिटरेट बनने की जरूरत समझाती है और आर्थिक आजादी को एक हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य की तरह पेश करती है। ये एक शुरुआती बिंदु है, एक नींव है जो हमें आगे की फाइनेंशियल पढ़ाई और खोज के लिए प्रेरित कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ शुरुआत है। बिल्कुल। और इस चर्चा के बाद श्रोता शायद एक चीज पर विचार कर सकते हैं जो इस समीक्षा के विश्लेषण से उभरती है। किताब संपत्ति बनाने पर बहुत जोर देती है। हाँ। तो श्रोता खुद से पूछ सकते हैं कि कियोसाकी की परिभाषा के अनुसार उनके अपने जीवन में असल संपत्ति क्या है और देनदारी क्या है? ये अच्छा सवाल है। कहीं वो अनजाने में ऐसी चीजें तो नहीं जमा कर रहे जो दिखने में तो कीमती लगती हैं पर असल में उनकी जेब खाली कर रही हैं और उन्हें आर्थिक आजादी से दूर ले जा रही हैं? सोचने वाली बात है। और एक और गहरा सवाल जो समीक्षा की आलोचनाओं से उठता है, क्या वो फाइनेंशियल ऑप्शंस जिन्हें हम पारंपरिक रूप से सुरक्षित मानते हैं, जैसे सिर्फ एक स्थिर नौकरी या बैंक में पैसा रखना, क्या वो वाकई में लंबे समय में सबसे सुरक्षित है या वो हमें रोक रहे हैं? हाँ, या कहीं ये तथाकथित सुरक्षा हमारे फाइनेंशियल विकास और आजादी की संभावनाओं को ही सीमित तो नहीं कर रही? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर ये समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है।